So whatever questions you want to have, whatever queries you want to have, you can kindly discuss with Dr. Harsh Mahajan and Dr. Ravi Gaur. Dr. Harsh Mahajan is an eminent radiologist and pioneer in the field of MRI in India. He is founder and chairman of Mahajan Imaging and Labs and Caring, the Center for Advanced Research in Imaging, Neurosciences and Genomics. Sorry, I am not a medical student, so he was awarded with Padma Shri in 2002. He is a very active social worker and the chairman of NGO Tamanna. Dr. Ravi Gaur is the founder of Gaur Path Labs and he is a qualified oncopathologist by profession and has 30 years experience in the field of pathology and healthcare management. He is one of the pioneer pathologists who has changed the trend of pathology practice in India by introducing many advanced algorithms, POCs, next-gen sequencing, flow cytometry, digital pathology, etc. He is expert in setting up wellness centers, hospitals, lab management, skill training centers, home care, mobile services, public-private partnership, and more. He also got multiple awards and appreciations and clinical publication to his credit. Please welcome them. So whatever questions you want to ask them, you can ask them. So, any other question? Yes, please. सर जैसे ये डॉक्टर करके काफ़ी यूट्यूब में और चला तो मेरे को मैरिजन से ट्रीटमेंट था और किडनी ऑपरेशन में मिले जब से डॉक्टर ने बताया कि अभी पैट स्कैन में कुछ उसमें था जैसे अब ये स्थिति जी कहता है कि आपने बायोप्सी करा लिया आपने छेड़ दिया या मैंने पैट सीटी स्कैन किया तो आप गलत कर रहे हैं तो ये क्या ये एमआरआई या बायोप्सी या पैट मैंने गलत कराया क्या क्या ठीक है, नहीं आपने बिल्कुल गलत नहीं कराया। ये एक धारणा गलत है कि आप देखें अब डायग्नोसिस बनाने के लिए जब तक हम एक टुकड़ा नहीं लेंगे तो डायग्नोसिस कैसे बनेगा। डॉक्टर गौड़ यहाँ बैठे हैं, ये तो ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट हैं, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। एज अ रेडियोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं दैट इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी कैंसर, पर उसके बेसिस पे कोई ट्रीट नहीं करता है। इवन ब्रेन ट्यूमर भी जो होते हैं, जो जहाँ की टुकड़ा लेना इज़ इक्वल टू डूइंग अ सर्जरी, कि आपको पूरा स्कल खोल के तभी टुकड़ा ले सकते हैं, वहाँ भी कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता बिना बायोप्सी के। ठीक है जी, सिर्फ एक लिवर में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है जिसमें दिखाया गया है कि क्योंकि वो ऐसे तरह का है और काफ़ी डेप्थ से और फिर आप नीडल से लेके आते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है बायोप्सी ना करिए। ठीक है जी, दो आप रेडियोलॉजी के टेस्ट कर लीजिए, एक सीटी कर लीजिए, एक एमआरआई कर लीजिए, उसके बेसिस पे अगर वो हेपेटोसेलुलर कैंसर लगता है लिवर का तो आप ट्रीट कर सकते हैं। बाकी हर एक के लिए हमें बायोप्सी करनी अनिवार्य है। सो आपके केस में बिल्कुल ठीक किया गया। नंबर 2, पेट स्कैन क्या है? पेट स्कैन है कि हम एक आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं बॉडी में जो कि शुगर की तरह होता है, थोड़ा सा 1 ml होता है सिर्फ जिसको लगाया जाता है, और वो बॉडी में वैसे ही मेटाबोलाइज होता है जैसे शुगर का मेटाबॉलिज्म होता है। तो कैंसर में, इन्फेक्शन में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, तो उसी को ये दर्शाता है। तो जब हमने इंजेक्ट किया जहाँ पे कैंसर है या जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ जाके वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और इसलिए हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। जो लोकल एरिया जहाँ कैंसर स्प्रेड हुआ, ये जहाँ से शुरू हुआ वो देख लेते हैं, और बॉडी में कहाँ कहाँ फैला है। आप जानते हैं कैंसर की कई स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, 3 और 4, तो वो देखने के लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट एकदम बदल जाता है। अगर स्टेज 1 है तो वहीं लोकल रिसेक्शन किया और उसके बाद क्योर हो गया, हो सकता है कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़े, पर पेट स्कैन भी बिल्कुल सही किया गया ये देखने के लिए। नंबर 1, सर्जरी के बाद कोई रिकरेंस तो नहीं हुई, और नंबर 2 ये देखने के लिए कि बॉडी में कहीं और फैला तो नहीं, क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो बॉडी के लिवर, लंग, बोन्स कहीं भी फैल सकता है, ब्रेन।
सो आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही किया गया। अभी जैसे डॉक्टर साहब मैं बॉम्बे में था तो मैं यहाँ जीप में कट था तो मैं तब कुछ नहीं कराया था, तो विष्णु जी का कहना था कि इसे छेड़े ना, और फिर मैं इंदौर देवास में प्रिंसिपल में ट्रांसफ़र हुआ तो इंदौर में कहा इसे ऑपरेट कराना है। तब भी उनका कहना यही था। खैर मैंने और डॉक्टर से सलाह किया और धनजिला में डॉक्टर अमर भटनागर से पहले जीप का, फिर उन्होंने गले का भी लिम्फ नोड देखा और तो मुझे वो मैलिग्नेंसी निकली तो उन्होंने कट कर दिया। 6 महीने बाद उन्होंने पैट सीटी स्कैन रिपीट किया तो मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे पता है लार्ज इंटेस्टाइन में भी ट्यूमर है मेरे, तो उन्होंने कहा इसे कार्ड देते हैं 30% का लार्जर कार्ड देता है, दैट इज ओके। तो ये अभी मेरा अंडर रिव्यू चल रहा है तो मैं 2 महीने 4 महीने में दिखाता हूँ, तो अभी कोई मैलिग्नेंसी दोबारा जनरेट अभी 4-6 महीना 6-8 महीना दोबारा पैट सीटी स्कैन होगा। लेकिन अब ये विस्मृति जी ऐसे ये यूट्यूब और ये फॉरम पे आके बोलते हैं तो आई कंफ्यूज। नहीं देखें, आप खुद ही सोचें, सारे यहाँ लोग बैठे हैं जिन्होंने कहा आप छेड़े ना इसे, उसका क्या मतलब हुआ कि उसको बढ़ने दें, कुछ ना करें। कुछ ना करें तो हमें पता ही है क्या होता है अगर कुछ नहीं करेंगे। कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा ना जी। पहली बात है कि डायग्नोज हो, दूसरी बात है उसका ट्रीटमेंट हो। ट्रीटमेंट भी दुनिया में मतलब ये कई साल लगे दवाइयाँ बनने में, कई साल लगे ये ट्रीटमेंट, एक ABCD क्या स्टेप होंगे उसको करने में। बाकी जिन्होंने ये सलाह दी है, भगवान ना करे अगर उन्हें कभी हो तो वो सबसे पहले भागेंगे ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ये आपको बिल्कुल गुमराह करने वाली और गलत सलाह दे रहे हैं। ट्रीटमेंट कराना चाहिए और उसमें वहाँ आयुर्वेद का भी रोल है। देखिए मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ, DAVs, हमारा एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी है जालंधर में, और बट ये है कि इनिशियल स्टेज में तो सर्जरी ही काम करेगी ना जी। ऐसी कोई आयुर्वेदिक दवा नहीं है जो कि आप दें और वो ठीक हो जाए, वो नहीं है। और आयुर्वेदाचार्य भी जो है वो ये नहीं कहते, पर हर ट्रीटमेंट का, हर दवाई का, हर तरह के इलाज का अपना रोल है और वो हमें करना ही है। अभी आप पेट स्कैन आपका क्लियर है, तो जो आज की डेट में तकनीक है ये देखने के लिए कि बॉडी में कैंसर है या नहीं है, पेट स्कैन से ऊपर कुछ नहीं है। सो आप क्योर्ड हैं, बट आपको फॉलो अप करना होगा 6 महीने, साल, जैसा भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है। डॉक्टर साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, मैं डॉक्टर हर्ष महाजन से पूरा 100% सहमत हूँ। बट इन्होंने जो बोला कि इनिशियल डायग्नोसिस में आपको तो डायग्नोसिस करना है बायोप्सी, उसके बाद आयुर्वेदा का रोल है या होलिस्टिक, जो आज हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात हो रही है, आई थिंक दैट ऑल्सो प्लेज वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक मेडिसिन टुडे। बट इमरजेंसी, सर्जरी, डायग्नोसिस के लिए आपको तो पहले यहाँ आना ही है, वो कराना ही है, नंबर 1। नंबर 2, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं अभी, जैसे पेट स्कैन हर्ष ने बताया आपको, इज वेरी नाउ ऑलमोस्ट लाइक अ बायोप्सी फॉर दैट मैटर। बट कई ट्यूमर्स हैं, आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी आजकल लिक्विड बायोप्सी की। अब लिक्विड बायोप्सी क्या है? इट्स टिश्यू नहीं निकालते उसमें। जैसे हमारे लंग में कैंसर हो गया, लंग कैंसर इंडिया में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और वो ऐसी जगह लोकेटेड है, पेट स्कैन में भी आ गया, MR में भी आ गया, लेकिन आप उसको सर्जरी नहीं कर पाते। हाउ डू यू अप्रोच? वहाँ हार्ट के पीछे पड़ा है, कहीं आपने सर्जरी नीडल मार के तो पूरा पंचर हो जाएगा। तो वो जो उसके लिए आपके ब्लड से ही हम, बिकॉज कैंसर इज व्हाट इट नथिंग बट अ म्यूटेशन, सम जेनेटिक म्यूटेशन हैव हैपेंड, सम जीन्स हैज मिसबिहेव्ड। तो एक जैसे EGFR एक होता है या ALK म्यूटेशंस है, तो ब्लड से हम उनको देख सकते हैं। अभी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एडवांस सीक्वेंसिंग, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, नाउ दे आर इवॉल्विंग वेरी फास्ट। आप ब्लड से ही निकाल सकते हैं कि भाई ये ट्यूमर इज़ नॉट अप्रोचेबल, ब्रेन में सही में डीपर कहीं बैठा हुआ है, आप उसको सर्जरी करेंगे तो शायद कॉम्प्लिकेशन से ही पेशेंट की हो सकती है। But diagnostic radiology is must, followed by that biopsy is equally good. But if it's not there, then we talk about liquid biopsy. Blood sample से आप जो कैंसर के म्यूटेशंस हैं, वो स्पेसिफाइड म्यूटेशंस हैं टुडे,
पूरे तो नहीं, बट कुछ आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं, एडवांसमेंट हुआ है और उसके बेसिस में ट्रीटमेंट हो रहा है. दैट इज समथिंग व्हाट इज हैपनिंग. नंबर 2, नाउ वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स. बिकॉज ये जो ट्यूमर सेल जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए बनाया गया था, तो बिफोर ट्यूमर का नोड्यूल कहीं बनता है, एक छोटा नोड्यूल भी जैसे बनता है, उससे पहले हमारे बॉडी में सेल्स सर्कुलेशन कहीं ना कहीं तो ट्यूमर सेल्स हैं, वो इकट्ठे होकर एक नोड्यूल बनाती हैं. तो टेक्नोलॉजीज हैव नाउ कम एंड इनफैक्ट दे आर वेरी फास्टली यू कैन से रिफाइनिंग. वी यूजिंग देम हेयर एंड देयर, बट ऑलमोस्ट एक प्रोटोकॉल जैसे बनी नहीं है, बट प्रोसेस में है. तो प्रोबेबली आपका अभी उसको हम कई बार यूज़ करते हैं फॉलोअप में. कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, इलाज हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसका रिलैप्स का क्या होगा? शुड वी गो फॉर एवरी 6 months, 1 year, whatever protocol, PET NMR, yes, but followed by that blood sample is easier. वो आप जहाँ उस ब्लड सैंपल से आप ट्यूमर सेल्स देख सकते हैं और वो चीज़ें अब एडवांस साइंस में अवेलेबल हैं. बट अभी आई थिंक दे आर नॉट लाइक 100% काइंड ऑफ थिंग, बट प्रैक्टिकली कई जगह बड़े एडवांस इंस्टीट्यूशंस में यूज़ हो रही हैं. वर्ल्ड में भी काफ़ी इवॉल्व हो रही हैं एंड सूनर नॉट फाइन. आई थिंक वी आर समथिंग कॉल्ड, एक ट्यूमर है पेंटम करके, एक पेन ट्यूमर मार्कर होता है, ये भी ब्लड से ही निकलता है. उसका मल्टीपल आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ये जीनोमिक चेंजेस हैं. देर ऑल लाइक आई एम सेइंग अगेन, मॉलिकुलर बेस्ड है, जेनेटिक बेस्ड है, एडवांसमेंट है और ये फ्यूचर है. बट आज फ्यूचर दिख रहा है और ये पॉसिबल है. आई थिंक सर्टेन केसेस लाइक जो लोग है ओरल कैंसर है या कोई लंग कैंसर है, GI कैंसर, कोलोनिक कैंसर्स हैं, इसमें तो आप प्रूवन सब कुछ ठीक हो गया, आप कुछ नहीं है. बट आई थिंक दीज टेक्नोलॉजीज माइट हेल्प एज वी ग्रो फॉरवर्ड. आई थिंक दैट्स व्हाट वन वुड हैव. एनीथिंग? नहीं, इसमें एक और मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि अब हमें ये नॉलेज है काफ़ी कैंसर्स के बारे कि इनका जेनेटिक बेसिस है. ठीक है जी, आपके जीन्स के अंदर, और आप देखे होंगे कि कई फैमिलीज़ हैं जिनमें मल्टीपल कैंसर्स होते हैं. अंकल को हो गया, मदर को हो गया, आपके भाई बहन को हो गया. सो इससे अब हमें इंक्रीजिंगली पता चल रहा है कि फैमिलीज़ में कैंसर है. तो हम बात करते हैं दो चीज़ों की. एक तो है जनरल पॉपुलेशन, जिसका हम कहते हैं कि दे आर एट एवरेज रिस्क ऑफ कैंसर, जो कि रूटीन आम आदमी एवरेज रिस्क पे है. और जिनकी फैमिलीज में कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में तो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर अब हमें पता चल रहा है. तो ब्रेस्ट कैंसर मदर को हुआ तो बेटी का चांस बढ़ जाता है कैंसर होने का, उसकी सिस्टर का चांस बढ़ जाता है. तो यहाँ पे हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, जिससे कि ब्लड लेते हैं, थोड़ा सा ब्लड लिया और उससे हम देख लेते हैं कि इनमें वो म्यूटेशन है या नहीं है, जिससे कि कैंसर का चांस बढ़ता है. कुछ 6-7 साल पहले आपने सुना होगा, एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं हॉलीवुड की, एंजेलिना जोली, जिन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराया और उनकी मदर को कैंसर था, तो उन्हें पता चला कि 80% चांस है उनका ब्रेस्ट कैंसर होने का. और अभी वो अपने लेट 30s या अर्ली 40s में थी, लेट 30s में थी, 6 बच्चे हैं. तो उन्होंने कहा मैं रिस्क नहीं ले सकती अपनी लाइफ में, उन्होंने बायलैटरल मैस्टेक्टमी करा ली. ठीक है, कि मैं बिल्कुल चांस नहीं लूंगी. सो ये भी एक इमर्जिंग साइंस है और ये इंडिविजुअल चॉइस है. हर आदमी ऐसे नहीं सोचेगा. कई लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं मैं जानना ही नहीं चाहता, हो तो हो तब देख लेंगे, वो भी एक सोच है. और दूसरे वो हैं जो कहते हैं 2% चांस भी है तो मेरा टेस्ट कीजिए और मैं जानना चाहता हूँ. अब दोनों, हर एक का इंडिविजुअल चॉइस है, दोनों ठीक है. बट आइडिया क्या है ये? दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव मेडिसिन. कि आपने और कुछ ही सालों में आप देखेंगे बच्चा जब पैदा होगा उसका ब्लड प्रोफाइलिंग हो जाएगा कि इसको इतना % चांस है इस कैंसर का, इतना % चांस हार्ट डिजीज का, इतना % चांस की किडनी की डिजीज होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब इसका फायदा क्या है, क्यों करेंगे हम? एक तो ये है, इंडिया का आप देखिए 140 करोड़ लोग हैं,
सबकी स्क्रीनिंग हम एक तरह से करने लगे अर्ली डायग्नोसिस के लिए, तो वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, चाहे हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारे पास ट्रेंड लोग हों। तो ये जो ब्लड टेस्ट है ये बता देगा कि 140 करोड़ में 2 करोड़ ये लोग हैं या आधा करोड़ ये लोग हैं जो हायर रिस्क में हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग जो है वो बेटर टारगेटेड हो जाएगी। और आइडिया सिर्फ ये है, कैंसर हम स्टेज 1 स्टेज 2 में पकड़ लें तो वो क्योर हो जाता है, स्टेज 3-4 में पकड़ें तो बहुत लंबा इलाज चलता है, इलाज ही कई बार बीमारी से अधिक घातक हो जाता है। और जो सोसाइटी है, पूरा देश है, उसको कितना इस पे खर्चा करना पड़ता है। सो प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है, प्रिडिक्टिव मेडिसिन जो है, ये जो नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग है, लिक्विड बायोप्सी है, इन सब से ये अब बहुत इस पे तवज्जो दी जा रही है, बहुत इस पे रिसर्च हो रही है ताकि इसको सस्ता किया जाए और एक आम आदमी करा पाए। यही टेस्ट आप आज की डेट में हजारों लगते हैं, यही 100 रुपए का हो जाए तो हम में से आई थिंक 90% लोग हैं जो कहेंगे कि हम करा लेते हैं। तो इस तरफ सारी ये टेक्नोलॉजी जा रही है ताकि हम प्रिवेंशन कहते हैं इज बेटर देन क्योर। ये तो हम स्कूल में ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज ऑल्सो चीपर देन क्योर। और हमारे जैसे जो देश हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का एकदम एपिडेमिक आ गया। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि इनके पास ज़्यादा मरीज क्या आ रहे हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, और उस पर आप लगा दीजिए कैंसर। तो क्या हमारा देश अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। सो हमें प्रिवेंशन की तरफ, स्क्रीनिंग की तरफ, अर्ली डायग्नोसिस की तरफ जाना है। Sir, 1 minute, sir, please. Sorry to interrupt you all. I would like to announce that we have so many jewels in the world and some diamonds are sitting with us today. So I would like to welcome Swami Shantamananda ji, who is the secretary from Ramakrishna Mission. He is sitting with us today. So thank you so much for coming here. And we have Shri Pradeep Gandhi ji, Secretary, All India Ex-MPs Association. Thank you so much, sir, for taking out your precious time and coming here. We'll join you very soon, and then now you can ask the questions. मैं एक चीज़ जस्ट सेट करता हूँ, जो प्रोडक्टिव जीनोमिक्स की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट अब कॉस्टिंग की डॉक्टर हर्ष ने बात करी, जो अभी एक जैसे हम जन्म पत्री होती है, समथिंग कॉल्ड वी हैव जीनोम पत्री है, बिकॉज वो जीनोम पत्री आज की डेट में इंडिया में अवेलेबल है। मतलब वो हाँ करते हैं ये मतलब वो जो एक इज टू कॉस्ट ₹1,00,000 एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स कम डाउन टू ऑलमोस्ट लाइक 30% ऑफ दैट। और वो अब ऑर्गन स्पेसिफिक भी है, ऐसा नहीं है। द साइंस इज इवॉल्व सो मच, बट येस it require, it's not should be done in isolation, it has to be counseled well, lifestyle ये, but एक isolation में नहीं है, because it will give you 80% risk। आप 80% रिस्क सोच के आप वैसे ही मर जाओगे डिजीज नहीं हुआ तो इट हैज़ टू बी कॉन्सल्ट इन आइसोलेशन। नहीं करिए, बात करिए, बट टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं एंड आई थिंक इंटीग्रेट करिए, आई थिंक दैट विल बी एन ईजियर थिंग। जी नहीं, देखें एक कैंसर जब ट्रीट हो जाता है उसके बाद हमें सर्विलेंस करना पड़ता है कि ये दोबारा तो नहीं आए। और वो डिफरेंट कैंसर्स में वो बना हुआ है कि 6 महीने बाद आपने पेट सीटी कराना है या साल बाद कराना है। बिगिनिंग में थोड़ा जल्दी कराते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है तो पहले अगर 6 महीने में हुआ, अगला होगा साल में, उसके बाद हर 2 साल में, फिर 5 साल में, और फिर भूल जाइए। ठीक है जी, दैट इज़ द ओनली थिंग। हाँ, अगर किसी में कुछ आ जाए तो तब उसकी बायोप्सी होगी, ये देखने के लिए कि ये दोबारा तो नहीं आ गया। बट वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, आप क्योर्ड हैं। एक ही जैसे मेरे मुंह में इसका सर्जरी हो गया तो मुझे क्या झूठा पानी या बच्चे ऐसे पी लेता है, चाय पीते, तो वो अवॉइड करनी चाहिए? नहीं, कोई आपके जो ओरल कैविटी की कंडीशन है और जो मेरी है या किसी और की है वो सेम है। बच्चा कोई जूठा पानी पी लेता है तो जितना मेरे जूठे से होगा
वही असर होगा। ये नहीं कि क्योंकि आपको कैंसर हुआ वो फैल गया वहाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर इज नॉट कंटेजियस। One more science which is evolving today is called nutrigenomics. ये भी एक साइंस है, मतलब कि आपके जेनेटिक मेकअप के बेसिस पर कौन सा म्यूटेशन आपको सूट करेगा। अब देखिए, न्यूट्रिशन कैन नॉट चेंज योर जीन्स, जेनेटिक है वो तो रहेगा, लेकिन उनको टर्न ऑन और ऑफ कर सकता है, उनका एक्सप्रेशन को चेंज कर सकता है, आपकी लाइफस्टाइल और आपके न्यूट्रिशन। सो दिस इज अगेन सीक्वेंसिंग की डॉक्टर हर्ष बात कर रहे थे, ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट की हम वो है, पूरा बॉडी का हम एक्जैक्टली एक एक चीज़ जेनेटिक हम जानते हैं। बट बेस्ड ऑन दिस वी एक्चुअली कैन कम आउट विद दिस इज व्हाट this nutrition supplement or extra will suit you, this will trigger your this gene, this will, because every individual genomics is different. Every cancer is not like oral cancer, every individual का cancer उसका genomic genetic structure ही अलग है, हर cancer separate है, oral cancer नहीं है, उसके अंदर भी हर individual का अलग है। Everybody has to be, that's what we talk about personalized medicine, precision medicine, हम अभी इसी चीज़ की बात करते हैं, that is what is happening today. ये एक्चुअली वही बात पे हम आ रहे हैं जो आयुर्वेद ने हमेशा कहा है कि हर व्यक्ति और उसकी बीमारी वो अपने आप में अलग है। ठीक है जी, वो कह गए पता नहीं कितने हजारों साल पहले और हम वहाँ पहुँचे हैं। सिर्फ ये है कि अब किसी तरह से हम वो एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग दीज हाई लेवल टेक्निक्स। और बाकी जहाँ तक बात रही कि इतने डेप्थ में हर आदमी जाएगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि मेरे को ये हो गया वो हो गया, टेंशन भी जो है वो बीमारी का ही बहुत बड़ी जड़ है। तो ये हर एक के अपने मेंटल मेकअप में ही उनको डिसीजन लेना है कि मैं जानना भी चाहता हूँ या नहीं जानना चाहता, और जो वो डिसाइड करते हैं वो उनके लिए सही है। और जहाँ तक हम अपना जो खाना पीना रहन सहन उसको सामान्य जितना रखेंगे उतना सही रहेंगे। हाँ जी, आपने बोला कि जैसे कैंसर जेनेटिक बीमारी है, उसको किसी को गले का कैंसर हुआ तो उसके बच्चों को गले का ही होगा या कोई दूसरा? देखिए ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। ये अभी कोई 90 के करीब एक्शनेबल जीन्स का हमें पता है और हर साल और एविडेंस आता रहता है। तो कई जीन्स जो हैं जो म्यूटेशन हो जाती, म्यूटेशन तो अब हर कोई जानता है, जब से कोविड हुआ तब से सबको RT-PCR क्या होता है समझ आ गई, इतनी हाई लेवल की टेक्निक थी, अब बच्चा जानता है। और दूसरा जीनोम सीक्वेंसिंग, कोविड में भी उसका रूप बदल गया, वो नया स्ट्रेन आ गया, वो जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चलता है। तो कई जो म्यूटेशंस हैं वो कुछ मल्टीपल कैंसर्स में कॉमन है, कई हैं जो एक्सक्लूसिव हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक कैंसर, एटलीस्ट आज की नॉलेज में हर एक कैंसर जेनेटिक नहीं है। ठीक है जी। सो थ्रोट कैंसर में एग्जैक्टली शायद डॉक्टर साहब बता पाएंगे। फॉर throat cancer, is it, do we know whether it's genetic? Throat cancer, that is nothing we don't have genomics. But I think we have a whole, tumor profiling, वो हो जाता है। उसमें आपको जेनेटिक कुछ SNPs होती हैं जो डॉक्टर ने बताया है कि जो जेनेटिक म्यूटेशन जो ट्रीटेबल हैं, बिकॉज म्यूटेशंस आप मिलियंस ऑफ म्यूटेशन विल फाइंड, ड्रग्स अवेलेबल उतना ही हैं। तो अभी ये न्यू टेस्ट हैं जैसे कि जो नॉट स्पेसिफिकली फॉर द थ्रोट, लाइक फाउंडेशन है जो US में होते हैं, या कुछ ऐसे टेस्ट इंडिया में भी अब शुरू हो गए हैं काफ़ी सारे, सर्च मार्जिन खुद ही करते हैं ये टेस्ट। ये चीज़ें आपको एक जनरल डायरेक्शन दे देते हैं कि आपका ये वाले जीन है तो यू माइट रिस्पॉन्ड बेटर टू दिस मेडिसिन। इट्स लाइक कल्चर एंड सेंसिटिविटी काइंड ऑफ थिंग, दैट इज टारगेट बेस्ड थेरेपी एडवाइस हो जाती है। दोज आर अवेलेबल फॉर लंग कैंसर, GI के लिए हैं, प्रोस्टेट के लिए, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट के लिए, और थ्रोट में भी थोड़ा सा अब काफ़ी फोकस, बिकॉज इंडिया फोकस इज ओरल हेड एंड नेक कैंसर मच मोर, वेस्टर्न वर्ल्ड में कंपैरेटिवली वो कम है। सो आई थिंक साइंस हैज इवॉल्व फ्रॉम देयर एंड वी आर रीचिंग प्रॉब्ली टू आवर स्पेस। अगर मैं बताऊं, आज की डेट में 523 जीन्स का टेस्ट है जो हाईएस्ट लेवल का है। उनमें से कोई 90 या 100 एक्शनेबल है जिनके बारे हमें पता है, बाकी वो डेटा कलेक्ट होते जा रहा है फॉर अदर जीन्स।
वो अब समय से पता चलेगा कि क्या कुछ जीन कॉमन हुई किसी कैंसर में या किसी और बीमारी में, वो अभी, और मतलब हम शुरू हुए होंगे 2-4 एक्शनेबल जीन से, और पिछले 5-7 साल में हम 90-100 पे पहुंच गए हैं, तो ये अभी नॉलेज इंक्रीज होती जा रही है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इस पे सीएमई करना चाह रहे हैं? जी, लेटेस्ट क्या है सर्वाइविंग ऑन स्टेरॉइड्स और कुछ लेटेस्ट क्या है इसमें क्या कर सकते हैं? सर अनफॉर्चुनेटली इसमें अभी कोई ऐसी नई टेक्निक, एक तो ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी विभिन्न तरह की है, ठीक है जी, कुछ हैं जो आती हैं और ठीक भी हो जाती हैं, ठीक है जी जी, कुछ जो है वो बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिव होती हैं, जैसे हमारे क्रिकेट कैप्टन थे पटौड़ी साहब, उनको हुआ विद इन 6-8 मंथ्स, और सब कुछ करने के बावजूद कुछ कर नहीं पाए। जी जी जी, बट इस पे ये मैं बता दूं कि रिसर्च बहुत चल रही है, पर आप ये समझें कि एक कंपाउंड जब डिस्कवर होता है और जब तक वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है तो 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो ये रिसर्च भी, और 100 चीज़ों की रिसर्च होगी तो शायद एक उनमें से फ़ायदेमंद हो, बट दुनिया में इस चीज़ के लिए बहुत काम हो रहा है, और कोविड के बाद तो ये काम और बढ़ गया है। हाँ जी, क्योंकि इंश्योरेंस उन्हीं को कवर करती है जो एडमिट होते हैं। So, I think you can ask personally outside if possible. Yesterday, one doctor, he labeled as a doctor, I have no. Please silent everyone. Yesterday, we have one doctor, Vishwadev, and he raised a question that 52% of pathologists cannot give you correct report for the biopsy. What is your opinion on that case? देखिए, बायोप्सी आज की डेट में एक सब्जेक्टिव है, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है ऐसे ही सब्जेक्टिव, ऑपरेटर ओरिएंटेड। आई टेल यू ऑल Allopathy, I respect the Ayurveda, I respect all the kind of therapies, but he was claiming that the doctors, like the pathologists, are not giving the correct report, and that. मैं आपको यही बताने कर रहा हूँ कि रफली अबाउट 30% और ओपिनियन वेरी करता है बायोप्सीज में, 30% केसेस में, नॉट ऑल, 70-80% स्ट्रेट अवे निकल जाते हैं, बिकॉज पैथोलॉजी की बायोप्सी इज नॉट मेंट ऑन वन, देयर थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स पुट टुगेदर। समटाइम हमारे पास क्लिनिकल फीचर ही नहीं होता, क्लिनिकल सिम्टम ही नहीं होता, हमारे पास रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं होती, ऑल दिस हैज़ टू बी पुट टुगेदर। तो दैट इज़ वाई इट इज़, यू विल ऑलवेज फाइंड देयर इज, आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं स्ट्रेट अवे हो जाए कुछ और होगा, एक सेकेंड ओपिनियन एक इंडस्ट्री में है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए प्रोटोकॉल। प्लीज़ हैव अ सेकेंड ओपिनियन ऑफ स्पेशली दीज थोड़े डिफरेंट कैंसर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स हैं, ओपिनियन जरूर कराइए, क्योंकि वेरिएशन मैं आप एक एग्जांपल छोटा सा एग्रीमेंट कर लूँगा कि वी पार्टिसिपेट इन इक्वास, एक बोला एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, जो मैं वॉज पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ग्रिबल्स पैथोलॉजी इन ऑस्ट्रेलिया, वो हमारी रिपोर्टेड स्लाइड होती थी, साल भर वो खट्टी ले जाते थे और 2 साल के बाद वो ब्लाइंड करके हमें भेजते थे। तो जो ओपिनियन मैंने 2 साल पहले दिया ही मेरा वही वेरी हो जाता था, बिकॉज दिस हैपेंड, इट इज़ वेल नोन डॉक्यूमेंटेड फैक्ट एंड जस्ट साइन। See, I'll tell you to your question, 52% वो फिगर कहाँ से लेके आए उसका नहीं, he can see this is a democracy, कोई कुछ भी क्लेम कर सकता है, बाकी 52% is just not possible, बाकी वेरी करता है ओपिनियन। अभी आप देखिए लोअर कोर्ट फांसी देता है, हाई कोर्ट उसको रिलीज कर देता है, सुप्रीम कोर्ट फिर फांसी दे देता है। सो ओपिनियंस में वेरी बेस्ड ऑन द सेम स्लाइड, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दोज मास्टर्स
कि होता है कि अब आप उन्हीं से पूछिए, एंड देन दैट वर्ड बिकम्स द फाइनल वर्ड, एंड देन यू सी ओवर टाइम कि वो क्या था. Sir, I can understand you have a lot of queries, but we can discuss it outside because. Go for a second opinion. Yeah. Whenever the doubt, it's Yeah. ये डॉक्टर अगर डिटेक्ट ही नहीं कर पाया तो ट्रीट क्या करें? That was- नहीं, देखिए जो पैथोलॉजिस्ट है वो अलग है, वो डिटेक्ट ही करता है, ट्रीट नहीं करता है. ट्रीट करने वाला अलग है. हाँ, जब दिल्ली के टॉप रेडियोलॉजिस्ट और टॉप पैथोलॉजिस्ट बैठे हों तो इस तरह की क्वेरीज होना स्वाभाविक है कि फाइनल आंसर्स तो इन्हीं से मिलेगा और इन्हीं से लिया जाए. सो योर क्वेंच थर्स्ट फॉर सीकिंग आंसर्स इज वेल अंडरस्टूड. सर, आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी और हम डालना चाहेंगे कि हमारी जो क्वेरीज हैं वो तो सॉर्ट करेंगी. मैं ICMR में साइंटिस्ट हूँ. आप सबसे बड़े रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में, शायद पूरे भारत के. आप देश में ही एक्सरे मशीन, पैट स्कैन मशीन और CT स्कैन मशीन बने, उसकी दिशा में भी कुछ करिए. देखिए मैम, एक्सरे मशीन तो देश में बहुत बन रही है और बढ़िया से बढ़िया बन रही है. हमारे भी सेंटर में जो बेस्ट एक्सरे मशीन लगी है वो देश की बनी हुई है. वो चंडीगढ़ में बनती है, एलेंजर्स नाम की कंपनी है. 96 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है हमारे देश से. नंबर 2, एक्सरे ट्यूब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाता है, कैट स्कैन की भी बनाता है. नंबर 2, पेट CT बैंगलोर के अंदर बन रहे हैं पिछले 6-7 साल से, जो कि विकसित भी हुए, मतलब उनकी सोच से लेके प्रोडक्ट तक हमारे ही देश में वो बना. मैं गवर्नमेंट की एक है टास्क फोर्स, उसमें हूँ, जो कि हम MRI देश में बना रहे हैं इंक्लूडिंग द मैग्नेट, और जून इस साल में एक प्रोटोटाइप हम दे देंगे. ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो आत्मनिर्भरता की जो बात है उसमें काम हो रहा है, सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, मेडिकल साइड में हो रहा है. हमने ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए CMET एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, थ्रिसूर में, केरला में, मैं उस प्रोजेक्ट से भी जुड़ा हूँ. गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जहाँ की उन्होंने एक थर्मो मैमोग्राफी सिस्टम बनाया है. सिस्टम क्या है? वो एक ब्रा है जिसमें कि थर्मल सेंसर्स लगे हैं, और हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. तो उसके बेसिस पे अब हमारी होप ये है कि गांव-गांव जाके ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हो पाएगी. फिर अल्ट्रासाउंड, ये वो बहुत कुछ हो रहा है मैडम. वो ठीक है, हम स्लो थे पर अब गति पकड़ रहे हैं, और अगले 10 साल में आप देखेंगे कि अभी अगर 80% इंपोर्ट होती है मशीनें, तो ये 40-50% पे रह जाएगा. बाकी हर एक चीज़ यहाँ बनाना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसकी उतनी डिमांड भी होनी चाहिए. अगर कोई मशीनें विश्व भर में 100 ही बिकनी है और अमेरिका बना रहा है, तो हमें उस पर परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है. बट जो हमें अपने लिए चाहिए वो उस पे काम हो रहा है, और Thank जोरों you शोरों so से. much. Thank you so much, doctors. Thank you so much, Dr. Gaur. Thank you so much, Dr. Harsh Mahajan, for coming here and sitting here with us on the stage. I know we have so many queries. सभी के पास बहुत queries है, but we have a very